अच्छा, एक आध दो दिन में हम लोग हम ट्रेंड हो जाएंगे चलाने में, ठीक है। अभी इसे डाला जाए। चलिए, वी हैव नाउ डिस्कस, ऑन कर दीजिए। चलिए, ओके। टॉपिक्स है हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग एक्चुअली भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में रहते हैं तो भारत की बात जानना चाहिए। गाना भी है कि अगर हम लोग जिस जगह रहना चाहिए उसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, है ना जी। चलिए, तो हम लोग भारत की बात बताते हैं। तो भाई हम लोग गाना गायकार नहीं है, लेकिन भारत की बात हम लोग बताएंगे। भारतीय हैं, पहला चीज़ तो ये बात तय है, बस और कुछ नहीं। और कोई कहता हम ये हैं वो हैं, एक ही चीज़ है, भारतीय हैं। तो आइए हम लोग ये जान लें कि भारत की आकार क्या है और भारत की स्थिति क्या है। अगर मान के चले हम लोग जापान चले जाएं और जापान से बैठे बैठे किसी को बताएं कि भारत में लोग रहता है, वो लोग रहता है, तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसको हम लोग टेक्निकल चीज़ बता दें कि अगर आप ग्लोब में किस आधार पर कैसे भारत को देखिएगा तो भारत की स्थिति पता चल जाए, इस तरह की बातें यहाँ पर हमको जानना है। और लगभग हमको ऐसे बातें समझना है जो जोग्राफिकल कंडीशन हो। तो अब बात हम जोग्राफी का कर दिए हैं, तो इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि जोग्राफी में थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। तो जियो प्लस ग्राफी। तो ज्योग्राफी में होता क्या है कि ज्योग्राफी दो वर्ड से मिला है, जियो प्लस ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी मतलब होता है स्टडी। मतलब अर्थ के बारे में अध्ययन करना जियोग्राफी कहलाता है। और ये जो हमारा टॉपिक्स है ये ज्योग्राफी से क्या है, संबंधित है। खैर, ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चाहते हैं कि इतिहास पढ़ लें। जैसे कि हम कहीं जाते हैं किसी लड़के को शादी करने के लिए, अपने घर में वो बच्चे होते हैं, ऐसा आप लोगों को शादी उदी करना होगा तो डायरेक्ट आपका शादी थोड़े होगा। अब अगर मान के चले कि मॉडर्न वाला शादी कर ले तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है है ना। लेकिन अगर हम लोग मैनुअल की बात कर लें, पारंपरिक जो हमारी परंपरा की शादी है, तो उसमें तो पापा जी जाते हैं और लड़की की तरफ से लोग आता है, फिर उसका ख़ानदान का नाम पूछा जाता है, किस ख़ानदान से है, क्या उसका सिचुएशन है, क्या प्राइमरी फंक्शन है, क्या सेकेंडरी और क्या टर्शियरी है, मिला जुला के पापा लोग शादी करता है, तो हम लोग मैनुअल शादी कहते हैं। तो सर इस शादी का संबंध ज्योग्राफी में कहाँ से है? बिल्कुल है कि ज्योग्राफी पढ़ने से पहले भारत के हम लोग पोजीशन के बारे में बात जानते हैं कि भारत है क्या। तो सबसे पहले भारत विश्व की एक प्राचीनतम संस्कृति वाला क्या है, देश है। दुनिया के सबसे पुराने सभ्यता में से भारत भी का एक पुराना सभ्यता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता को देखा जाए तो मेसोपोटामिया है, जिसको आज आधुनिक रूप में बगदाद के नाम से, इराक के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा जो सभ्यता है मिस्र की सभ्यता है। और तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है चाइना की सभ्यता है। उसी के समकालीन, उसी के बराबर अगर हमारा जो है सभ्यता है तो उसका क्या नाम है, भारत की सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है। तो पुरानी सभ्यता से सर क्या फ़र्क पड़ता है? तो जैसे कि हम लोग के आज के डेट में जो हमारा क्रियाकलाप है, कार्य हैं, जैसे कि बिजनेस हो गया, कृषि का कार्य हो गया, या हमारा मान के चलिए कि और भी बहुत सारे काम हुआ, तकनीक हो गया, ये हम बहुत पहले से करते आए हैं। कोई नया चीज़ क्या है, नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन ये नए काम हुआ कैसे? तो उसके स्थिति यानी उसकी पोजीशन के अनुसार से कार्य हुआ। जैसे मान के चले कि अगर आपको ईंटा बनाने का चिमनी लगाना है, किसका? ईंटा लगाने वाली चिमनी लगाना है, तो हम जाके जम्मू कश्मीर में चिमनी लगाएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो अगर दूसरी बड़ी बात, तो इसमें ज्योग्राफी में लिखा हुआ है कि ईंट से बने हुए घर कहाँ मिलेंगे, कि उस जैसा क्षेत्र रहेगा वैसे ही वहाँ पर क्या होंगे, मकान बनेंगे। और जैसे मकान होंगे वैसे वहाँ का क्या होगा, टेक्नीशियंस होंगे। और जैसे टेक्नीशियन होंगे वैसे ही वहाँ का क्या होगा, इंडस्ट्रीज होगा, उद्योग धंधे होंगे। आगे बात समझ में, बात क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप कहता है इसमें कि भारत विश्व के महत्वपूर्ण जो है इतिहास से संबंधित बातें है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसका जो है हम पोजीशन देख लेते हैं इसके बारे में भारत से। तो सबसे पहले भारत एक विशाल देश है और भारत जो है पूर्ण रूप से, देखिएगा ये भारत का हमारा सिचुएशन है, भारत जो है पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है,
उपस्थित है, ठीक है ना, स्थिति है। अब सर हम इसको कैसे पहचानेंगे कि भारत में कहाँ पर कौन सा चीज़ किया है? तो यहाँ पर लिखा है इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 57 डिग्री 25 मिनट पूरब के दिशांतर तक फैला हुआ है। ये इसका सिचुएशन है। हम आपको कभी बता देंगे कि अक्षांश क्या होता है और इसका मेन पोजीशन क्या होता है। फिलहाल इसको फिर ध्यान दीजिएगा। और हम लोग कर्क रेखा देखें तो कर्क रेखा मतलब होता है, देखिए 2 तरह के रेखा होता है, कभी कन्फ्यूजन होता है। एक होता है कर्क रेखा, दूसरा होता है विषुवत रेखा, मतलब इक्वेटर्स होता है और आपका जो है स्कॉर्पियंस होता है, ठीक है ना। तो भारत को जो बांटने वाली जो लाइन है, जो भारत को 2 बीच बराबर भागों में बांट देती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? स्कॉर्पियंस लाइन्स, जैसे हिंदी में कहें जैसे कर्क रेखा कहेंगे। और पृथ्वी को जो बांटने वाला लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, मतलब इक्वेटोरियल्स। तो विषुवत रेखा से अगर ऊपर जाते हैं तो आपका जैसे यहाँ पर देखिएगा ये लाइन जो है डॉट 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 करके दिखाया दिया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल्स कहेंगे, ठीक है ना। जो यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ से, तो यही वो लाइन है जो कि पृथ्वी के 2 बीच बराबर भागों में क्या हो रहा है? इसको बांट रहा है। आ गई बात समझ में? यहाँ पर आपके जो मैप दिखाई दे रहे होंगे तो ये आपका उत्तर अमेरिका है, ये आपकी दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं जो पूरे आपके वर्ल्ड में पृथ्वी पर उपस्थित है, ठीक है। और बाकी जो आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये नीले वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, टोटल का टोटल क्या है? समुद्र का क्षेत्र है। आ गई बात समझ में? अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी को हमारे भारत को बीच भागों में बांट देना हो तो अगर हम लोग 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर के देशों तक अगर जाएं, बढ़ें आगे, तो हमारा भारत जो है 2 बीच बराबर भागों में क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप पोजीशन देखिएगा तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो 23 डिग्री 30 मिनट के आधार पे चलेंगे तो क्या होगा? 2 बीच बराबर भागों में क्या होगा? ये हमारा जो है भारत का होगा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और ये 0 डिग्री जो है दिखाई दे रहा है, 0, 15, 30, 45, 60, 75, ये आपका इक्वेटोरियल लाइन को बढ़ रहा है। ऊपर में जाए तो नॉर्थ और नीचे में जाए तो साउथ हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के अगर मुख्य भूभाग की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है भारत के बंगाल की खाड़ी में क्या है? स्थित है, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका जो अंडमान और निकोबार है। अगर हम लोग इस साइड में आते हैं, पश्चिम के भाग में आते हैं, तो यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप है। और अंडमान निकोबार की राजधानी सब लोग जानता होगा, पोर्ट ब्लेयर है। और लक्षद्वीप का बात करें तो इसका राजधानी क्या है? कावरती है। चलिए अगर हम लक्षद्वीप के बारे में बात कर ले तो आपको बहुत अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा देते हैं। भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ पर हिंदू के लिए एक भी मंदिर नहीं है, तो उस राज्य का नाम है क्या? लक्षद्वीप, ठीक है ना। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर आकार के बात करें यानी एरिया के बारे में, एरिया वाइज क्षेत्रफल के बारे में, तो भारत का क्षेत्रफल 32,08,000 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर नंबर के आधार पर देखा जाए कि भारत पूरे वर्ल्ड में कितने पोजीशन पे आता है, तो अगर भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बटा रहता तो शायद हम लोग 6वें या 5वें नंबर पर आते हैं। लेकिन 47 के डिवीजन के वजह से हमारा पोजीशन कितना हो गया? 7वें नंबर पे हो गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताते हैं, हमने बहुत सारे इतिहास पढ़ा है लेकिन आज तक वो हमको पन्ना नहीं मिला कि हम एग्जैक्ट जान सकें कि भारत और पाकिस्तान क्यों बट गया। खैर छोड़िए, कभी मिल जाएगा तो बता देंगे। तो लिखा है भारत जो है पूरे दुनिया का 7वें सबसे बड़ा देश में से एक है। अब भारत क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र जो है 2.4% क्या है? पार्ट है। मतलब समझिए, आप ऐसे समझिए कि हमारे पास जो है एक शेप है, ये इसमें ये 100% है। तो इस 100% में सिर्फ भारत जो है 2% में हमारा भारत है। मात्र इतना हम लोग हैं, शायद इससे कम। बस हमारा पोजीशंस इतना ही है पूरे वर्ल्ड में, यानी हमारे पास इतना क्षेत्रफल है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल से हम देखा जाए तो हमारे पास मात्र इतना ही ज़मीन है, इससे ज़मीन क्या है? नहीं है। और इतना 2% यानी कि 2.4%, अगर बात करें 2.4% में पूरे भारत का क्षेत्रफल आता है। और क्षेत्रफल जो है 32 लाख
8,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र का हो जाता है, आ जाता है। तीसरा चीज़ पढ़ेंगे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, और हम लोग भारत की स्थल सीमा की बात करें, स्थल सीमा मतलब कि लैंड लाइन्स ब्लॉकेज लगा हुआ है, तो समुंदर वाला क्षेत्र को छांट देते हैं। तो स्थल सीमा बात करें तो आपका जो है 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह को साथ में ले लिया जाए तो ये जो उसमें और जुड़ जाएगा 7,516.6 किलोमीटर का होगा का एरिया आपका भारत का हो जाएगा। ये इसका सिचुएशंस है। पूरे वर्ल्ड के मैप पर अगर हम कहीं किसी देश दुनिया में जाते हैं, भारत की स्थिति बताते हैं, तो इतना हमें बताने के लिए क्या है, बिल्कुल जायज़ है। आगे बात समझ में, यस नो। अगर हम लोग भारत के बारे में अगर विशेष चीज़ और बातें करना चाहते हैं तो आपको इस मैप में एक चीज़ और देखिएगा कि अगर हम लोग दक्षिण की दिशा में बढ़ें, इधर ऊपर तो नॉर्थ हो जाएगा और नीचे में साउथ होगा, यानी कि हम लोग दक्षिण की दिशा में बढ़ें तो हमें क्या होगा, हिंद महासागर मिलेगा। हिंद महासागर कहने का मतलब कि भारत ऐसा एक देश है जिसके देश के नाम पर एक बहुत बड़ा क्या है, महासागर है। अगर हम लोग इन फ्यूचर में अगर हम लोग यूएन में जाएं और दावा ठोंके कि जैसे कि चाइना जो है दावा करता है कि दक्षिणी चीन सागर मेरा है, उसी नाम के आधार पर वैसे ही हम भी कहें कि हिंदुस्तान हमारा देश का नाम है, अच्छी बात है। तो हिंदुस्तान होने की वजह से हिंद महासागर का हुआ, मेरा हुआ। आया समझ में? जैसे कि इंडियन ओशियन कह दिया गया कि आपका जो है, उसी तरह से इंडियन ओशियन होने की वजह से पूरा हिंद महासागर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए, ऐसी बात से कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश के नाम पर महासागर हो। सागर है, सागर मतलब छोटा वाला पार्ट, महासागर मतलब बड़े वाला पार्ट। इसके बारे में हम बता देंगे कि महासागर में और सागर में क्या अंतर होते हैं, ठीक है ना। आपको मैं कभी इसके बाद वाले वीडियो अपलोड करेंगे तो बता देंगे। आ गई बात समझ में? आई होप दैट बातें बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, अगर हम लोग भारत का कुल क्षेत्रफल तो हमको पता चल गया कि 32,08,000 स्क्वायर किलोमीटर में भारत फैला हुआ है, और पूरी दुनिया का हमारे पास जो परसेंटेज में देखा जाए तो 2.4% ही क्या है, हमारे पास उसका ज़मीन है। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, भारत की स्थल सीमा देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और लक्षद्वीप को ले लिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर और क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगली बात समझ में, इसमें आपको दिया हुआ है, इधर इसका नॉर्मली पोजीशंस बताया गया है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो 2 आइलैंड्स हैं, 2 आइलैंड मतलब 2 मतलब कि द्वीप समूह है, ऐसे भारत में टोटल 243 द्वीप समूह है, ठीक है ना। तो जिसमें से आपका 247 है, 247 कितना, सॉरी 247, जिसमें से अगर 206 देखा जाए तो अकेले अंडमान निकोबार में है, अब बाकी जो है आपका जो है अरब सागर में है। तो अरब सागर और हिंद महासागर के बीच में काफ़ी ज़्यादा बीच की दूरी होती है। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो अगर हम लोग अपने राइट में बात करें तो भारत के दाहिने साइड में अरब सागर है, और बावें साइड में क्या है, आपका जो है अंडमान और निकोबार। और अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो अंडमान ऊपर वाला भाग है और निकोबार क्या है, नीचे वाला भाग है। उसमें भी टोटल 241 द्वीप समूह हैं, और बाकी जो छोटे बड़े द्वीप समूह हैं वो आपका जो है लक्षद्वीप में है। आई बात समझ में? और आप लोग द्वीप समूह को समझते होंगे कि एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और बीच में जगह खाली हो, उसी को हम लोग द्वीप समूह इंग्लिश में आइलैंड के नाम से जानते हैं। क्लियरिटी? चलिए, हम इस पर जो भी आपको बात बता रहे हैं, एक एक जो बातें, आइलैंड्स क्या होता है, आपका जो है द्वीप समूह बनने का क्या फंक्शंस है, ये हम इस पर आगे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं, अगर भारत की बात करें, हम सिंपल सी बात है, हम लोग भारत की ही बात करते हैं। अभी मैंने गाना भी गाया था, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। तो अभी जितना भी बात चल रहा है सब भारत का ही चल रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे इसमें देखिएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप जो है वो कहाँ है, तो क्या कहिए, लक्षद्वीप अरब सागर में है। फिर से बता दें, लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है। अब आप एक बात और जान जाइए, अक्सर आप सुनते हैं वो खाड़ी और सागर। खाड़ी समझते किसे कहते हैं, हाँ या ना, बताइए। यहाँ पे पानी आके, हाँ चलिए मैं आपको बता देते हैं। हम आधा मैप बनाते हैं, भारत का शेप है नीचे से भी शेप का है, और इस तरह से आपका ट्रेंगुलर शेप बन गया। तो ये आपका भारत हो गया, ये आपका जो है बांग्लादेश आपका जो म्यांमार का भाग है। तो यहाँ पर एक ट्रेंगुलर शेप बनाता है,
जो पानी यहाँ पे समझ के स्टोर रहता है, ट्रेंगुलर शेप होता है। और ये आपका लैंडमार्क्स एरिया हो गया, मतलब ज़मीन का क्षेत्र हो गया। और बीच भूभाग में क्या ढेर सारा पानी है। इस तरह के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। आया बात समझ में? इसको हम लोग इंग्लिश में बाई कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। आगे बात समझ में? चलिएगा आगे इसमें हम लोग मोटे तौर पर देखते हैं, भारत को अगर विश्व के साथ कंपेयर करना हो, यानी इंडिया के पोजीशन को वर्ल्ड के साथ समझना हो तो कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप में है। यानी कि बात करें भारत का जो पूरा क्षेत्र है वो मुख्य रूप से जो है एशिया कॉन्टिनेंट्स में है। अब कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, कैसे पता चलता है, मैं आपको मोटा तौर बता देते हैं। ऐसे समझिए कि हम जो है पूरा पृथ्वी एक भाग है और हम ज़मीन के नीचे कम से कम 40 किलोमीटर अंदर चले जाए, 40 से 50 किलोमीटर, जहाँ मतलब जिस सरफेस पर हम लोग खड़े हैं वहाँ से 40 से 50 किलोमीटर अंदर जाकर नीचे झांक कर देखेंगे ना तो प्लेट अलग अलग मिलेगा। जैसे कि आप नहीं समझें, आप इसको आप वर्ल्ड मैप में चाहिए और वर्ल्ड मैप में आप मैंने कि भारत में खड़े हैं तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो बैगनी कलर का दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से गड्ढा खोन के 40-45 किलोमीटर अंदर चले जाइए, 50 किलोमीटर लगभग, और आप यहाँ से खड़ा होइएगा ना तो ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट क्या है, अलग। वो नीचे से दिखाई पड़ता है कि कितना बड़ा भूखंड है। तो इस सारे भूखंड को जोड़ दिया जाता है तो पृथ्वी का निर्माण होता है। और ये आपको ऊपर से बिल्कुल आपस में सटा हुआ प्रतीत होगा, लेकिन जब 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर नीचे जाकर झांक के देखिएगा ना तो दोनों पार्ट बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। आगे बात समझ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आदमी है बाहर से दिखावा करता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम लोग दोनों भाई बड़े राय से रहते हैं, और घर सवेरे राती खान जाइएगा तो धाड़ रोते रहता, दिन में फरियावता ही होते रहता। बाहर से कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा आराम से हैं। बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन इसका भी है। बात समझ में आ गया? यस है नो? चलिए अब खाने के लोग बहुत कुछ करता है तो ये आपको, इसके लिए आपको कम से कम 40 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिखा है कि अगर बात की भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में क्या है, स्थित है। पूरा पश्चिम समझ रहे हैं ना, और पूरब पूरा मतलब ये वाला पार्ट, और पश्चिम मतलब उसके सेंटर में जाइएगा तो भारत क्या है स्थिति, भारत की बात बता रहे हैं। और हम लोग दक्षिण के विस्तार क्षेत्र में नीचे जाते हैं तो हिंद महासागर है जो पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों से क्या होता है, मिलता है। ये आपका जो छोटे तौर पर समझा दिया गया है कि अगर हम लोग हिंद महासागर की बात करें तो जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, या आपका जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स है, उससे सबसे या यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया से पूर्ण रूप से हिंद महासागर क्या है, जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गया? यस नो? हमको टाइम मिलेगा तो आपको जो है हिंद महासागर के बारे में डिटेल्स बता देंगे। लिखता है भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यहाँ पे ये भी बताता है भारत के, अगर हम लोग दक्षिण में बढ़ते हैं और आप लोग इस भारत के मैप को एक बार और देखिएगा तो अगर हम लोग दो चीज़ है, अगर ये वाला पोजीशन जो है 20 भागों में काट दें, अगर हम लोग नीचे में बढ़ें, इस पार्ट में बढ़ें तो ये आपको यहाँ पर पठार मिलेगा। लेकिन जब ऊपर बढ़ेंगे तो हमें जो है इस क्षेत्र में चलेंगे तो हमें क्या मिले, पहाड़ मिलेगा, हिमालय के मिलेगा, और बीच में बहुत बड़ा क्या होगा, मैदानी क्षेत्र आपको मिलेगा। ये मोटे तौर पे हम लोग इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या है। चलिए अब हम लोग ग्राफ वाइज देख लेते हैं कि एक ग्राफ दे रखा है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा देश की बात करें तो आपके सामने इसका एक मैप दे रखा है। रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसको यूएसए कहा जाता है, चीन है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। तो सबसे बड़ा देश रूस, उससे छोटा कनाडा, उससे छोटा अमेरिका, उसके बाद से चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और क्या, भारत। तो पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर कौन होता है, अमेरिका, यूएसए, ठीक है ना। और सेकंड कौन होता है, कनाडा। सब लोग फर्स्ट जानता है कि रूस सबसे बड़ा है, लेकिन सेकंड कौन होता है, तो सेकंड कनाडा है। आ गई बात समझ में। तीसरे नंबर पर क्या है, चीन, चौथे नंबर ब्राज़ील, और 1 2 3 4 5 6 सॉरी, फर्स्ट रसिया, सेकंड आपका कनाडा, थर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका, आपका जो 4th चीन, 5 नंबर ब्राज़ील, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर क्या हो गया, भारत। अगर ये जो आप दिखाई दे रहा है ये सब मिलियन में दे रखा है, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर मिलियन में दे रखा है, ये सब मिलियन में आपका साइज़ दे रखा है। इसके बारे में हम डिटेल्स में कोई बात नहीं बताएंगे। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं भारत की बात। ये आपके पास भारत का क्या है, मैप है, ठीक है ना।
दिख रहा? चलिए, भारत की मैप दिख रहा होगा आप लोग को। अब इसमें दो चीज़ दे रखा है, भारत की लंबाई और भारत की चौड़ाई। अगर भारत की हम लोग लंबाई देखें, ये लेंथ हो गया, ऊपर से नीचे तक लेंथ होता है, साइड वाइज क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो इसकी लंबाई जो है भारत की 3214 किलोमीटर भारत क्या है, लंबा है, और 2993 किलोमीटर भारत क्या है, चौड़ा है। आ गई बात समझ में? यस या नो? अगर हम लोग नीचे वाला सिचुएशन देखें तो यही है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये वाला सिचुएशन, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट क्या होता है, इस सिचुएशन भारत क्या है, स्थित है। जितने डिग्री की बात है हम आप बाद में बता देंगे ऐसा क्यों होता है। आ गई बात समझ में? यस या नो? ये आपको एक छोटा सा मैप दे रखा है, इसको देखिएगा। और ये वह मैप है जिस मैप के माध्यम से हम लोग जो है इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि व्यापार करते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये सर क्या है, यहाँ पे दो रूट्स के बारे में दे रखा है, दो मार्ग के बारे में दे रखा है। पहला इसमें वायु मार्ग है, मतलब कि बाय द एरोप्लेन, हवाई जहाज से उड़ के जाएंगे, और दूसरा क्या है, समुद्री मार्ग, इंग्लिश में कहें तो सी रूट्स कहते हैं इसको। सर कैसे काम करता है यह? तो इस प्रकार ये ऐसे काम करता है कि ये अगर आप जो है जैसे मान के चलिए आपको जो है मतलब ये सीरिया जाना है। कहाँ जाना है? सीरिया। तो आप सीरिया जाने का दो तरीका है, या तो आप मुंबई से उड़ी तो डायरेक्ट सीरिया चले जाइए, और नहीं तो आप मुंबई से डायरेक्ट सीरिया जाइएगा, और नहीं तो आपको दिल्ली से ये ईरान के आगे कोई देश है यहाँ पर जाना पड़ेगा, तब आप सीरिया जा सकते हैं। ये रूट्स दे रखा है, ये आपका रूटिंग मानो रूट मैप है, ठीक है ना। और यहाँ से कोलकाता से या बैंकॉक, और बैंकॉक से आप फिलीपींस, आने तो अगर किसी को जापान जाना हो, देखिएगा ये जापान जाना है तो आप कोलकाता से उड़िए तो थाईलैंड जाइए, और थाईलैंड से उड़ के कहाँ जाइएगा, जापान जाइएगा। ये आपका हो गया नॉर्मल एक एयर रूट्स, माने हवा के द्वारा कैसे हम जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया जाना हो, मान कर चले कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत खेलने आती है, तो वो दो जगह जाएगी। वह उसका जो फ्लाइट जो लैंड्स करेगा वो चेन्नई में करेगा। क्यों करेगा? कि ऑस्ट्रेलिया से उड़ेगा तब मलेशिया, अब मलेशिया से उड़ेगा तो चेन्नई। सर ऐसा क्या है कि मलेशिया जाएगा बीच में डायरेक्ट उड़ के क्यों नहीं आएगा? भाई उसका फ्यूल है, ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर रिफिलिंग भी होता है, फिर से तो फ्यूल भर दिया जाता है, देन उड़ता है और पहुँचता है। बात समझ में आ गया? हम इसके बारे में भी आगे बहुत विशेष चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों है। नॉर्मल हम लोग इस बात को देख रहे हैं। और उसी प्रकार से फिलीपींस जाना है, देख रहे हैं फिलीपींस यहाँ पर दिया हुआ है, तो कोलकाता से थाईलैंड, और थाईलैंड से क्या होगा, फिलीपींस। यानी देखिएगा मोटा तौर पे तो यहाँ पर दो देश सबसे महत्वपूर्ण हो गया। एक हो गया क्या, थाईलैंड, और दूसरा क्या हो गया, मलेशिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मलेशिया महत्वपूर्ण है, और आपको जो है जापान और क्या फिलीपींस के लिए क्या है, थाईलैंड महत्वपूर्ण है। आगे बात समझ में? यस या नो? अब ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रहा है ये आपका जो है सी रूट्स है। मुंबई से आपका जो है ये जो दिखाई दे लाल सागर होते हुए हम लोग यूरोप पहुंचेंगे, और नहीं तो मुंबई से चलेंगे तो तंजानिया के पास कहाँ होंगे, हम पहुँचे। तो ये आपका सी रूट है, हम सी रूट पर भी अच्छा से चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ इसमें भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क जो है बहुत पुराना है, ये नहीं कि नया है। क्योंकि आप लोग हिस्ट्री में पढ़िएगा, जब 1420 17 मई, कहीं 17 मई लिखा है, कहीं 20 मई लिखा है, तो हम मेनली 20 मई को प्रायोरिटी देते हैं कि जो वास्को डी गामा भारत आया था। बहुत जगह लोगों को ने लिखा है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, ये सरासर गलत है। भारत उससे हज़ारों साल पहले से था। जब वास्को डी गामा का पूरा खानदान के लोगों ने जन्म नहीं लिया था, उसके पहले से भारत है। आ गई बात समझ? तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। हाँ, ये बात है कि मॉडर्न टाइम में, यानी कि आधुनिक समय में कहा जाए या मध्यकालीन भारत के समय में, यूरोप से भारत आने का जो समुद्री मार्ग था उसने उसका क्या किया था, ढूंढ निकाला था। और उसमें कैसा ढूंढा था, अगर इतिहास के बारे में पता चल जाए तो आपको ये पता चला ढूंढा नहीं था, जबकि वो क्या बोलते लोगों से पूछ कर आया था। ढूंढने का मतलब खुद सेल्फ काम किया, लेकिन उसे बहुत सारे लोगों से हेल्प लिया था। अगली बात समझ में, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। चलिए, तो सर रूट्स क्यों पढ़ा रहे हैं? रूट्स इसलिए पढ़ाया जाता है कि आज के डेट में देखिएगा ट्रेडिंग बेटर तब होता है जब कनेक्टिविटी बेटर्स रहेगी। जब तक कनेक्टिविटी बेटर्स नहीं होगी तो हम लोग ट्रेडिंग्स नहीं होंगे। मान कर चलिए कि अगर हम लोग गोपालगंज जैसे सिटी से शहर में रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर तो हमारा मार्केट यहाँ पर कम है, लेकिन हम लोग दिल्ली और मुंबई में रहते हैं, तो उसका वैल्यू क्यों है? कि दिल्ली और
मुंबई जैसे शहरों में पहुंचना बहुत क्या है, आसान है। जैसे अगर कोई आदमी सऊदी अरब से आएगा तो तुरंत दिल्ली पहुंच जाएगा, चाहे बहुत आसानी से क्या होगा, मुंबई पहुंचे। ऐसा क्या कारण है कि बहुत आसानी से पहुंच जाएगा? क्यों? वहाँ पर उसका रोड कनेक्टिविटी क्या है, बहुत ही बेस्ट है। अगर अपने आप को डेवलप करना है, आधुनिकता में जाना है, ठीक है ना, पैसा कमाना है, तो रोड का कनेक्टिविटी का होना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ गया? अगर रोड कनेक्टिविटी बेटर हो गया तो हम देखिए, जैसे मान के चलिएगा कि गांव है, गांव में अगर रोड टूटे हुए पटे हुए हैं तो लोग कम लाइक करता है, लेकिन वही रूट खूब चौड़ा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, तो ज़मीन का रेट क्या होता है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाता है। अरे बाप, रूट अच्छा बन गया। अब जिस रेट रोड का ज़मीन का कीमत 2 लाख कटा था और हाईवे बन गया, आने ना गाड़ी आ रहा है जा रहा है, उस चीज़ में जो 2 लाख कटा था उसी 20 लाख कटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्यों? कि उसका कनेक्टिविटी बढ़ गया है। और हम अपने आप को बना, बहुत सारे गांव लोग क्या करता है, जान से लोग रास्ता को बंद कर देता है। वो रास्ता बंद नहीं करता, अपने विकास को बंद कर देता है। हम अपने गांव के आगे, घर के आगे करते हैं, रोड कचरा कर देते हैं, लोग आ नहीं जा पाता है, तो लगता है हम तो ठीक कर रहे हैं। हम लोग ठीक नहीं करते, हम गलत करते हैं कि कनेक्टिविटी हम लोग अपने आप को खुद काट रहे हैं। आ गई बात समझ? तो कनेक्टिविटी देन बेटर। हम आपके घर पर कब आएंगे? जब हम आने जाने का वो रास्ता होगा। कल हम मान के साइकिल से आते हैं, कल हमारे पास 4 व्हीलर चक्का हो जाए, गाड़ी हो जाए, तो 4 व्हीलर से हम आना चाहेंगे, लेकिन आपके घर पर रास्ते करना है, तब कहेंगे छोड़ो हटाओ, नहीं जाएंगे यार। अब मेरा बात समझ में आ गया? यानी कि अगर हम लोग बेटर रोड कनेक्टिविटी करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो याद रखिए, एक आदमी दूसरे से तब जुड़ता है जब कनेक्टिविटी बेटर होती है। वही यहाँ पर लिखा है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है, और मलेशिया से सामान लाना हो, तंजानिया से लाना हो, अफ्रीका से लाना हो, आपका जो है यूरोप से लाना हो, तो ये मेन रूट दिया है। सर इतना ही रूट है? नहीं बाबू, आज की डेट में इससे भी ज़्यादा रूट बन चुकी है, लेकिन ये मेन रूट्स है। जैसे मान के चलिए कि एक होता है कि मेन रोड है, कभी मेन रोड बहुत जाम हो जाता है, तो उसके लिए सप्लाई रूट भी हम लोग ले लेते हैं, सपोर्टिंग रूट्स आ जाता है। उसी प्रकार से आपको जो है ये मेन रूट्स है, लेकिन इस मेन रूट के बाद से भी और सब बहुत सारे क्या हैं, रूट्स हैं। आगे बात समझ में? और कैसे सारे रूट्स हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, तो ये जो मार्ग जो आपको दिखाई दे रहा है, इस मार्ग से आज से नहीं, हजारों साल से विदेशों से हमारा क्या है, संबंध है। और कोई सोचता होगा कि सऊदी अरब हो गया, या तुर्की हो गया, या जापान हो गया, या श्रीलंका हो गया, या यूरोप के और भी सारे देश हैं कि आज हम उनसे संपर्क में हैं, तो हम लोग गलत हैं। आज से हजारों साल पहले से उनसे संपर्क में हैं, लेकिन हमने इसको जानने की कोशिश क्या किया, नहीं किया। लेकिन भारत की बात है, भारत की बात हम लोग बता रहे हैं, तो हम लोग जान जाएंगे कि कब किस समय में इसे हमको संपर्क स्थापित हुआ, किस देश से हमारा क्या महत्वपूर्ण संबंध है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी के माध्यम से पढ़ लेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी पॉइंट को लेकर इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। सही संबंध से क्या होता है कि अगर हमारे बीच और आपके बीच अगर अच्छा संबंध रहे तो हमको काम करने में आसानी रहेगा, हमारा बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, इसलिए संबंध अच्छा बनाया जाता है। अब वही संबंध खराब हो जाता है तो बिजनेस व्यापार बिल्कुल क्या होता है, ठप हो जाता है। आ गई बात समझ में? आजकल देखिएगा जो फिलिस्तीन का और इजराइल का वार चल रही है, वार नहीं चल रही है, वो एक्चुअली क्या है कि इन्वेस्टमेंट का केस है। इन्वेस्टमेंट जिधर ज़्यादा है लोग उधर ही बढ़ रहा है। जब आप लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ाएंगे ना, तो इसमें आपको पूरा डिटेल्स बता देंगे। आगे बात समझ? इस बात को याद रखिएगा कि ऐसा क्या कारण है कि इजराइल जो है हमास को मार रहा है, यानी कि फिलिस्तीन को मार रहा है, और फिलिस्तीन आपका जो है क्या बोलते हैं, इजराइल को मार रहा है। लेकिन मैं आपको बता देते हैं, फिलिस्तीन के पास इतना बम बारूद नहीं है कि इतना लंबा लड़ाई लड़ सके। ऐसे ही बहुत बार हमला हुआ है, लेकिन 1 से 2 दिन, 8 से 10 घंटा, इतना लंबा उसके पास बैकअप नहीं है। किसके पास? फिलिस्तीन के पास। तो फिर हथियार आ कहाँ से रहे हैं? हथियार अनदर कंट्रीज को दे रहा है। हथियार सब लोग फिलिस्तीन को दे रहा है, लेकिन जो फिलिस्तीन के जनता है ना, उसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो उसके साथ खड़ा वो भी उसके साथ उन जनता को, जो गरीब जनता वहाँ की जो मर रही है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ईरान भी नहीं कर रहा कि आके मेरे यहाँ बस जाइए, सऊदी अरब भी नहीं कर रहा कि मेरे यहाँ बस जाइए, हम ही नहीं कह रहे कि सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, ये बात को हम नहीं कह रहे। लेकिन एक बात है कि कहीं ना कहीं जो उसको साथ दे रहा है ना, तो उसको हथियार के माध्यम से साथ दे रहा है, उसके जनता के लिए भलाई का काम नहीं सोच रहा है। याद रखिएगा, ठीक है ना? तो ये कैसे क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए हमको जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध घटनाक्रम है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इस चीज़ को जानना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। विचार समझते हैं, इंग्लिश में कहें तो आइडिया। आइडिया का मतलब होता है कि अगर हम लोग अकेले अपने घर में बैठ जाए तो हमें कोई आइडिया नहीं आएगा, लेकिन हम लोग क्लासरूम में चले जाए
तो आपका दोस्त का देखो ना हम तो ये चीज़ देखे हैं, बात तुम ही चीज़ देखा था, हम तो वो चीज़ देखे थे। तो एक काम करो, दोनों को मिला कर नया चीज़ देख लो, अरे देखना बड़ा बढ़िया है ना यार, बढ़िया ना, एकरा का सब तो उसके पास है। अब वही अकेले बैठ के का आइडिया है, कोई अगर मान कर दिन भर मोबाइल दिन देख रहा है तो आइडिया नहीं आएगा। अब आइडिया लगाएगा कहाँ, अपना खोपड़ी में, खोपड़ी तो आइडिया लगेगा नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जब 2, 4, 10 आदमी से हम लोग मिलते हैं तो हमारा आइडिया बढ़ता है। तो 2 काम हुआ। पहला काम ये हुआ कि इस ट्रेडिंग बढ़ जाने से आइडिया यानी कि विचार आया और गया। हमारे यहाँ का विचार विदेशों में, अब विदेशों का विचार यहाँ पर आया। आ गई बात समझ में। तो इस मतलब कि मार्ग के खुल जाने से, मार्ग रास्ता होने की वजह से दोनों काम हुआ। तो पहले विचार आया और गया, सर विचार में क्या गया, आचार विचार, भाई आचार भी गया और विचार भी गया। मैं आपको विचार समझाते हैं क्या का। जैसे भारत की प्रसिद्ध क्या हुआ, ज्ञान, भारत को ज्ञान की धरती कहा जाता है। तो दुनिया में जो मैथ चल रहा है यानी मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का प्रचार और प्रसार अगर हम देखा जाए तो भारत से हुआ। सब लोग जानता है कि नंबर ऑफ सिस्टम का खोज यानी कि संख्या पद्धति का खोज भारत में हुआ था। मैं आपको खुलासे के साथ एक और बताते हैं, बहुत लोग कहता है कि संख्या का खोज जो है, नंबर सिस्टम खोज आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन कोई इस चीज़ नहीं जाने कि उसकी आर्यभट्ट कौन सी किताब पढ़े थे। आर्यभट्ट में तो पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम तो आपके गुरु जी हुए। तो आपने कहा कि ठीक है मैंने तो किताब लिखा, आपसे पूछा आपको कौन पढ़ाया, तो आपको ऐसा राजू सर पढ़ाया। उसी तरह से वो कहाँ से पढ़ा और किसने पढ़ाया, उसका भी तो अस्तित्व होना चाहिए। तो उनका मेन बेस क्या है, वेद। वेद में इस चीज़ को सबसे पहले लिखा गया है, याद रखिए। तो नंबर ऑफ सिस्टम का मेन ओरिजिन क्या है, वेद में है। अगली बात समझ में, पॉइंट पर आते हैं हम लोग। देखिएगा, भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क था। सिंपल सी बात है, ये संपर्क जैसे रूट जा रहा है तो लोग यहाँ से आ रहा है, यहाँ से फिलीपींस से आ रहा है, जापान से आ रहा है, इराक से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, सोमालिया से आ रहा है, अफ्रीका से आ रहा है, सब देश से लोग आ रहा है और जा रहा है। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और चारों तरफ लोग जा रहे हैं। सर इससे क्या फ़ायदा हुआ बाबू, बहुत फ़ायदा हुआ। भारत का पश्चिमी मध्य यानी पश्चिम, सेंट्रल और पूर्वी एशिया यानी कि नीचे वाला भाग से संपर्क रहा। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, मैंने बताया था ना उपनिषद, कितने उपनिषदों की संख्या, 108 उपनिषद है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़े हैं, जितने भूत बिहार वाला कहानी पढ़ते हैं ना, विक्रम बेताल वाला कहानी, विक्रम बेताल 25 सब पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। तो ये कहानियाँ जो है भारत से दूसरे देशों में गया, यानी दूसरे देशों में भारत में जब ये गया तो यहाँ कुछ नहीं गया, यहाँ का विचार गया, यहाँ का आइडिया गया। और इस आइडिया को, विचार को हम लोग आसान भाषा में समझे तो कहा गया ज्ञान का प्रचार हुआ। यानी भारत ने पूरे दुनिया में ज्ञान का प्रसार किया। और भारत का ज्ञान का प्रसार आज के डेट में कितना है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग, पहले के लोग भारत में पढ़ने आता था, भारत से ज्ञान अर्जित करता था। आज के लोग अमेरिका पढ़ने जाता है। वाई, तो हम तो आधुनिकता की तरफ चले गए, लेकिन हमारा जो मूल विचार है वो हमसे जुड़ा ही क्या नहीं। तो हम कहाँ डेवलप हुए, हम तो कहीं ना कहीं गुलाम हैं। जो चीज़ हम पहले लोगों को देते थे अब हम सीखने जाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कई बार बता चुके हैं, आज भी बताते हैं। जिस काम को अमेरिका 1 करोड़ में करता है ना, इंडिया और उस काम को 1 रुपये में करते हैं। लेकिन हमको अपने पे विश्वास नहीं है। अपने पंचांग का नाम सुन रखा होगा, पंचांग में किस ग्रह का क्या स्थिति है, मतलब विच प्लानट विच पोजीशंस, कैलकुलेशन बाई कैलकुलेशन होता है। तो अमेरिका इसको ऑब्जेक्टिव मार्क की तरफ सब देखता है, देन बताता है। हमारे यहाँ 10 रुपये का कैलेंडर करेंसी पढ़ के बता देंगे कि शनि अभी कहाँ है और शुक्र का ग्रह की स्थिति कहाँ है। तो 5 रुपये में तो दोनों काम हो गया। तो क्यों ना हम यही ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन हमको अपने पर भरोसा क्या है, नहीं है। अब तो मेरा बात समझ में आ गया होगा, यस या नो। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भारतीय अंक, लीजिए हम समझा, भारतीय अंक यानी कि नंबर ऑफ सिस्टम एवं दशमलव यानी डेसिमल सिस्टम्स आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके, ये भारत का आइडिया है। मसाले, मलमल के आदि कपड़े, व्यापार, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में क्या होते थे, विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। तो हमारे पास 2 गए, व्यापार के वस्तु के सामान भी गए और हमारा आइडिया भी क्या हुआ, पूरे देशों में पहुंचा। और भारत को कहीं ना कहीं ज्ञान के धरती का होने का श्रेय मिला। लेकिन इतना ज्ञानी होते हुए भी हजारों विदेशियों ने हमारे देश पर क्या किया, आक्रमण किया। और हम लोग आक्रमण को सहते रहे। क्यों सहते रहे, कि हमारे यहाँ कुछ लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपना
जमीन उनके हाथों का कर दिया, बेच दिया। यानी चंद पैसों के लालच में अपने सामान, अपनी जागीर, अपने सेक्रेट उनको बेच दिया। और विदेशी हमारे देश पर क्या कर गए? हमला करते गए। अगर हम लोग प्राचीन भारत की बात कर ले तो प्राचीन भारत में जितने भी राजा महाराजा हुए, उस समय भारत में कोई विदेशी भारत में घुसने से पहले सोचता था। याद रखिएगा, आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, आपको जान का आश्चर्य होगा, सिकंदर भारत में आकर हार गया था। ये नहीं कि वापस गया था, कोई आदमी वापस क्यों जाएगा? नहीं, वापस नहीं गया था, वो यहाँ पर हार गया। उसकी सेना भारत में लड़ने से मना कर दी। कोई सेना किसी देश के साथ लड़ाई करने से मना क्यों करेगी? जब उसमें सामर्थ्य नहीं रहेगा। तो कोई कहेगा हम थक गए हैं यार, हम नहीं लड़ेंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? सेना कभी थकती है? सेना कभी नहीं थकती है। तो लूक ने कहा कि सिकंदर की सेना थक गई थी, इसलिए उसने भारत में हमला करने से क्या किया? बच गया। सिर्फ उसने लाहौर के क्षेत्र तक हमला किया था, रावी नदी को पार ही नहीं कर पाया। चेनाब ब्यास नदी है ना पंजाब के क्षेत्र के पास, वो भीतर घुस नहीं पाया क्योंकि उसकी सेना थकी नहीं थी, उसकी सेना हार चुकी थी। और इसीलिए फिर वापस जो है बेबुलिन, मतलब आज के दिन में फिर वो वापस इराक चला गया और वहीं पर जाकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हार गया था। लोग इस चीज़ को सिकंदर महान बताता हूँ तो सिकंदर लुटेरा कहते हैं। महान का मतलब होता है कि उसकी आत्मा बहुत कब होते हैं, उदार भावना होती है। वो तो मारते पीटने आया था, 4 लाख सेना के साथ चलता था। जिस क्षेत्र से गुजरा उसके क्षेत्र को लूट लेता था, वहाँ की संपत्ति को लूट लेता था, वहाँ की लड़कियों के साथ बलात्कार करता था उसकी सेना। तो महान कैसे हुआ? बलात्कारी महान होते हैं, लेकिन हमारे इतिहासकार उसको महान बता दिए। हम लोग महान पढ़ लिए, कहाँ सिकंदर महान? यार ऐसा कुछ है नहीं। बलात्कारी महान कैसे हो सकते हैं? जो महान उनको बताया नहीं गया और जो नहीं उनको पढ़ा दिया गया। ये सब कहानियाँ हैं। अगली बात समझ में चले तो आपको हम लोग ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री के भी माध्यम समझते जा रहे हैं कि सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भारत की बात है, भारतीय बात बताना हमारा बनता है। चलिए, जैसे मान के चलिएगा भारत में, इसके विपरीत भारत में बहुत सारा स्थापत्य कला, मीनार, गुम्बद के निर्माण हुआ। ये सब ऐतिहासिक बात है। ऐसा क्यों है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जान लें कि भारत में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। पॉइंट पर आते हैं। भारत के पड़ोसी देश, सिंपल सी बात है, अब हम हैं तो हमारा पड़ोसी तो रहेंगे। अब याद रखिएगा, किसी का ऐसा पड़ोसी नहीं है तरक्की देख के उसको खुशी मिलेगा? हमें नहीं लगता है। कोई ऐसा पड़ोसी बताइए कि आपके तरक्की देखकर बहुत खुश, अरे मेरा पड़ोसी तो बिल्डिंग ठोक दिया, अब तो मज़ा नहीं, बहुत हमको खाने को मिलेगा। आपके अगर ट्रक खरीदा गया तो उसका दिमाग प्लान चल रहा है, अरे क्या कैसे उसका चक्का पंचर हो, तो रात भर उसको नींद नहीं आ रहा है। वो जानता है और उसके घर ट्रक खरीदा गया, जब तक पंचर होगा नहीं, इसको कल पता चले उसका ट्रक तो धक्का मार कर पलटी में, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया, बड़ा कदत रहा है, हो गया मार दो पंचर, तब उसको शांति मिलता है। ठीक भारत के पास वही पड़ोसी लोग हैं। तब भारत में कितना तरक्की जानते होंगे, ये हमें बताने की ज़रूरत क्या है? नहीं। सबसे बड़ा तरक्की और हमारे प्रगति में वाह वाह करने वाला जिस देश का नाम है, क्या नाम है? पाकिस्तान का बताना जरूरत नहीं, पूरा पाकिस्तान का मतलब जानते क्या होता है? पवित्र स्थान। पवित्र मतलब एकदम पवित्र, शुद्ध, शांति। माने वहाँ पर सब लोग के अंदर जो है नापाक यानी गलत भावना है ही नहीं, एकदम पाक और पवित्र दिन से रहते हैं, उन्हीं को पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान कितना पवित्र है अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर दुनिया में, अगर ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, फ्रांस में कहीं भी बम फूट जाए तो उसका नाम डायरेक्ट पाकिस्तान से कनेक्ट होता है। काहे कि पवित्र स्थान है भाई। अब कितना पवित्र स्थान है, जाके न्यूज़ पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए। ऐसे तो इंडिया वाले रोज़ बतैबे करते हैं, बैठ जाते हैं दो आदमी डिबेट करने के लिए। कभी कोई घूम गया तो 4 घंटा तक बताने में उसको कंफ्यूज होता है कि पाकिस्तान कितना पवित्र है, उसमें परसेंटेज निकलने लगता है ना जी। खैर छोड़िए। तो हमारे यहाँ हमारे देश जो है क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कितने पड़ोसी हैं हमारे? 7 पड़ोसी हैं, ठीक है ना। आइए पड़ोसी के देश नक्शा देख लेते हैं। तो ये अपना पाकिस्तान, भाई अपना तो बनता है कहने के लिए, तो अपना ही भाग है ना। अब 47 में अलगे हुआ तो हम लोग क्या करें? हम तो हमारे दिमाग में जानते क्या चलता है, हमको कभी भी दिमाग में ही नहीं चलता कि हम पाकिस्तान पर हमला करें। क्या बात करते हैं सर हमला नहीं करना है तो फिर सोचते क्या है? अरे हमला करने से उसको अपना मिला लेते हैं, बढ़िया रहेगा अखंड भारत बनेगा, है ना। तो ये मिल जाएगा तो वो बेचारा, वो कश्मीर का, उसको पूरा हिंदुस्तान दे दिया जाएगा। वो कहता कश्मीर चाहिए, कश्मीर लेके क्या करेगा यार, तू पूरा हिंदुस्तान ले ले। लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक तुमको अपनाएगी नहीं। मालूम है क्यों? बड़ा कर्जाखोर आदमी है, इतना कर्जा लेके बैठा है कि फिर हमको दोबारा कमा के देना पड़ जाएगा।
कोई बात नहीं, विचार करेंगे हम लोग। तुमको अपना मिला है कि नहीं बनाया, वही गाना है, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, कसम खाया भी बनाया नहीं है बात समझ। तो ये अपना पाकिस्तान है ना। और पहले ये लद्दाख वाला भाग कश्मीर में था, जम्मू एंड कश्मीर में। अब मोदी जी आए तो इसको, अमित शाह इसको लद्दाख बना दिया। इसके पीछे बड़ा सुंदर कहानी है। बेचारा ये रोज जाता था यूएन में कि हमें जो है जम्मू एंड कश्मीर चाहिए। अब जाएगा ना यूएन में, तो यूएन वाला तो देख थोड़े आए हैं कि लोग कि भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, भारत ने से बांट दिया है ना, 2 हिस्सा कर दिया है। अब जाके जानते हैं कुछ नहीं से क्या कहेगा कि नहीं हमको लद्दाख भी चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर चाहिए। अब उसको समझाने में 6 साल लग जाएगा। ये पहले कश्मीरी लद्दाख था, लद्दाख ही कश्मीर था। भारत के प्रतिनिधियों खड़ा हो कहेंगे अरे ये तो पागल हो गया है, काहे ये कभी लद्दाख मानता है, कभी जम्मू एंड कश्मीर मानता है, कल तक पूरा हमको हिंदुस्तान चाहिए। अब वो बकलोलवा सब नहीं जानता कि पहले जो कश्मीर था वही आज लद्दाख है। बात समझ में, इसको बड़ा हिसाब से बांट दिया गया है। इसको आपको एक चीज़ बता देते हैं, पाकिस्तान को कश्मीर क्यों चाहिए पता है? नहीं पता है? देखो उसका भी मजबूरी है, लेकिन हम लोग समझते नहीं बेचारा का मजबूरी, क्या करिएगा। मजबूरी उसका ये है कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। नाम सुना, बहुत पुराना नदी है, ये आपका जो गंगा के समकालीन नदी है उससे पुरानी नदी है। तो सिंधु नदी पाकिस्तान का बैकबोन है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उसको जीने के लिए पानी चाहिए। जल है तो जीवन है, और जल है तो कल है। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये जो कश्मीर वाला रीजन है ना भारत का, अब तो लद्दाख हो गया है, अब तो हम दोनों में से हम चाहें तो उसको कुछ ना बताएं, लेकिन हम क्या करें, बच्चों को बताना पड़ता है। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का भाग है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र है, सब लोग जानता है, पूरा कश्मीर पहाड़ है। तो वहाँ पर पहाड़ में बहुत सारा बारिश होते रहती है। तो ऐसे समझो कि हमारे घर में टंकी है पानी का, अब मेरे पड़ोसी घर में उसका टोटी है। मेरे पानी की टंकी हमारे छत पे, हमारे घर में, लेकिन पीता है पड़ोसी वाला। ठीक यही कंडीशन भारत और पाकिस्तान का सिंधु नदी का। सिंधु नदी में जितने भी जल होता है यानी कि वाटर, उस सारा वाटर के स्टोरेज कश्मीर में है। समझ में आ गया? और टोटी मतलब पानी बहने वाला प्लेन क्षेत्र जो सिंचाई का भाग है वो सब किधर है? पाकिस्तान में। तो आज़ादी से पहले तो थोड़े पता था कि 10 बढ़ जाएगा। तो वही हो गया कि टंकी हमारे घर, टोटी तुम्हारे घर। अब उसको लगता है ना कि अगर कोनो ऑडियल पगलेट घूम गया और वहीं पर जो है भारत का प्रधानमंत्री बन गया, मोदी जी बने हुए, तो क्या पता कल कहेंगे काम करो कि हम लोग 2 नदी बनाएंगे और डैम बंद करेंगे। तो लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है, आराम से डैम बनाकर 2 घंटा फटक बंद कर दिया, बस खोल दिया ना, वो बहुत ओवरलोड हो गया, टूट गया, दहा गया, पास तो साफ हो गया। तो गोली चलाने की जरूरत नहीं है, आराम से बड़का डैम बना दो 4-5 गो, जगह जगह पानी का करो, स्टोर कर दो। 6 महीना तक बरसात हुआ, 3 महीना तो सब स्टोर कर रख रहा हो। एक बार कहो बजरंग बोली की जाए खोल दो, चलो चले जा, सब साफ। खैर भाई हम इसके पक्ष में नहीं है, वहाँ की भी बोली भली जनता है, उसे क्या मालूम है कि कौन कैसे उड़ जाएगा, है ना जी। तो हम लोग वाटर पंप से उसको उड़ा देंगे। अब उसको चाहिए कश्मीर कि भाई अगर ऐसा रहा तो हम लोग क्या करेंगे। बात समझ में आए, इसीलिए उसको कश्मीर चाहिए। और उसको कश्मीर से कोई प्यार नहीं है। आप सोचते कश्मीर बहुत खूबसूरत है, तो गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है ना, पीओके जिसे कहा जाता है, वही तो भारत का ही पार्ट है। आजकल भारत सरकार उसी को सोच रही है कि वो जो हमेशा पाकिस्तान पर चिल्लाता था कि हमको कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, भारत ने एक नया एजेंडा खड़ा कर दिया, हमको पीओके चाहिए, हमको पीओके चाहिए, हमको पीओके चाहिए। पहले पीओके दो, तब तो बात करेंगे। अब वो कन्फ्यूजन में पड़ गया है। पहले तो भाई मोदी से पहले तो हाथ छाप वाले का सरकार था, अब हाथ छाप मतलब कमल छाप वाले आ गए हैं। अब वो कहता है कि पहले हाथ छाप में पानी छू के फेंक देना है, अब वो कहता है मेरा कमल कहाँ खिलेगा। आया बात समझ? तो कहता है जिधर पानी रहेगा उधर खिलेगा। अब अपना कमल जो अपना लेकर बल्कि तो पानी में चला गया है। बोला कश्मीर किस बात का झगड़ा, तो पीओके के बीच में है। आया बात समझ? इस पूरा एजेंडा चेंज हो गया है। आया बात समझ? अब आजकल जो पहले कश्मीर में नारे लगते थे, हमको आज़ादी दो, हमको आज़ादी दो, अब इंडियन आर्मी को पूरा फ्री हैंड मिल गया है। जितने लोग आज़ादी मांगने वाले सब लोग आज़ादी दे दिया गया है। अब ये मुद्दा जो हवा बन गया कहाँ पर? पाकिस्तान में, गिलगित पाकिस्तान में। वहाँ के लोग कह रहा कि हमको आज़ादी दो, हमको आज़ादी दो, हम इंडिया में जाएंगे। आ गया बात समझ में? तो बात यहाँ की है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी, इंटरनेशनल। हमको तो पूरा विश्वास है, अगर मुश्किल से मुश्किल अगर इस किसी सरकार के पक्ष में नहीं है, ये नहीं कि मोदी जी के पक्ष में है या
क्या बोलते हैं, राहुल जी के पक्ष में नहीं, हम अपने देश के पक्ष में कि कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री बने जो आने वाले दिन में जो पाकिस्तान का मुद्दा जो है कश्मीर पीओके सब खत्म हो जाए, सब अपना हो जाए, फिर अखंड भारत बने, हम उसी के पक्ष में हैं, चाहे जो बना दे, है ना जी। भाई पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री अखंड भारत बना दे तो हम उसके पक्ष में हैं। ढेर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आया बात समझ में, ये सारा चीज़ है। तो देखिए ये हमारे पड़ोसी लोग है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर बॉर्डर मिलता है। हाँ इधर से देखिएगा ना 200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर इधर मिल। फिर नाक प्लेन वाले चिपटे हुए नाक, चीन चाइना, हाँ ये अपना है। ये नेपाल वाले हैं, ये भूटान है, ये आपका म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, और समुद्र से मिलने वाला श्रीलंका, और इधर देखें तो क्या है, मालदीव है। ये हमारे क्या है, मुख्य पड़ोसी देश है जो हमारे तरक्की पर बड़ा खुश होते हैं। आ गई बात समझ में। अभी तो आपको मालूम होना चाहिए कि नाभी 7 नाम का जो है एक सेटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया, पाकिस्तान में पूरा हड़कंप मच गया था। मालूम है क्यों? उसको लगा था यार, जानते हैं जो नाभी नाम का जो सेटेलाइट्स है उसके पास इतना ज़बरदस्त जूमिंग पावर से, हम लोग मोबाइल कैमरा लगाते हैं तो जूमिंग पावर देखते हैं कि कहाँ का फोटो कहाँ दिखाई देगा। उसका जूमिंग पावर इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कितने नंबर गाड़ी पर चढ़ के घूम रहा है और किसके साथ बतिया रहा है, वो क्या खा रहा है वो भी देख लेगा। बात समझ में। तो उसको हमेशा चक्कर रहता है, उसको तो पता है हम लोग यहाँ पे जो भी एक्टिविटी करते हैं इंडिया वाले एकदम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। हाँ इतना, और उसको डर है, लेकिन अब क्या करें, इंडिया वाला अगर वो तो अगर हम कहते हैं जो लाइव टेलीकास्ट चलता है ना, अगर उसका टेलीकास्ट अगर भारत में चला दिया जाए कि पाकिस्तान के लोग कहाँ जा रहा है, कहाँ आए बस समझ में, तो सब लोग यहाँ बड़ी सबसे अच्छा कि जो यहाँ पर जी न्यूज़ है या आज तक का जो चैनल है उससे ज़्यादा लोग उसको देखेगा कि हाँ आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किधर जाके बैठने वाले हैं, बहुत लोग चाव से देखेगा। खैर हम तो सही प्रायोरिटी को नहीं देखना चाहते हैं, प्राइवेसी होती है ना जी, ये सारा चीज़ है। तो हम लोग कल आपको पढ़ा देंगे। तो ये आपका श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और क्या हो गया, म्यांमार, ठीक है ना। और इधर आपका जो है मालदीव। भारत के क्या है, प्रमुख क्या है, पड़ोसी देश है। और हमारा मानना है कि अपने पड़ोसी से अगर अच्छा संबंध बनाएं तो हम क्या रहेंगे, बेटर रहेंगे। आगे बस हम एक चीज़ और बता देते हैं। भारत का सबसे छोटा देश, छोटा राज्यों में से एक आता है सिक्किम, लेकिन इसका क्वालिटी क्या है, 3 स्टेटों से 3 इंटरनेशनल बाउंड्री से मिलता है। एक बाउंड्री नेपाल का मिलता है, दूसरा चाइना का, और तीसरा क्या, भूटान का मिलता है। आ गई बात समझ में। हाँ नेक ऑफ द चिकन एक्स कहा जाता है। लेकिन चिकन एक्स के बीच में देखिए कहाँ पे, भूटान के बीच में एक एरिया है जिसको कुछ दिन पहले चला होगा, डोकलाम का मुद्दा। एक्चुअली डोकलाम भारत का क्षेत्र नहीं है, याद रखिए, डोकलाम भारत का क्षेत्र नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देते हैं, जो पूरा आपका जो भूटान क्षेत्र है, भूटान का एरिया, उसको सिक्योरिटी का जिम्मा भारत सरकार के पास है। यहाँ तक कि आपको मैं बता दें, भूटान सरकार के पास डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है, यानी पूरे भूटान को सुरक्षा का जिम्मा अगर जिसके पास है तो उसका नाम क्या है, भारत। अगर भारत ने यूएन में एक एग्रीमेंट लेकर रख दिया है कि कोई भी आदमी अगर भूटान पर हमला करेगा तो हम पूरे ताकत के साथ उसको क्या करेंगे, बम से मारेंगे, एकदम साफ साफ लिखा। उसके लिए हम जवाबदेही नहीं होंगे। इसीलिए भारत ने एक बड़ा बॉर्डर भी लगा रखा है भूटान में। यहाँ पर चोरी करना मना है। तो भारत के जितने चोर होते हैं ना, उधर जाके हम साधु बन जाते हैं। भाई सरकार ने कहा है चोरी नहीं करना है तो नहीं करना है। आया बात समझ में, बड़ा कमाल का चीज़ है। तो वहाँ चोरी वगैरह नहीं होती है। आया बात समझ में। तो वहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो पिटाई का होता है, बहुत तगड़ा होता है। ओके चलिए, दैट्स ऑल। काफ़ी अच्छा लगा होगा। कल पढ़ाते हैं आपको जो है इंटरनेशनल वाला चीज़।